नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने STT की तैयारी को बहुत ज़ोर शोर से आगे बढ़ा रहे होंगे और यह भी उम्मीद करता हूं कि बदलते हुए ऋतु में परिवर्तन में आप अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें, क्योंकि यह आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। विशेष करके वैसे छात्र छात्रा जिन्होंने पढ़ाई के अलावा किसी और क्षेत्र में ध्यान नहीं लगाया और वह अपने जीवन के इस आखिरी पड़ाव पर हैं कि यदि इस पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर वे बहुत हतोत्साहित हो जाएंगे। तो आज जो हम लोग आगे अपने इस तैयारी को आगे बढ़ाने वाले हैं, STT की तैयारी जो हम लोगों की चल रही है, उस तैयारी में आज का हमारा टॉपिक आर्ट ऑफ टीचिंग के तहत एक टॉपिक है। 7वें नंबर पर यह टॉपिक है, चैप्टर 7 कह सकता हूँ इसे। वह टॉपिक है टेक्स्ट बुक्स एंड लाइब्रेरी। टेक्स्ट बुक क्या होते हैं, लाइब्रेरी क्या होती है, कैसे दोनों इम्पोर्टेंट है छात्र छात्राओं के लिए, इसी पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तैयार होंगे हमारे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए, कि मैं आपके लिए यह प्रयास कर रहा हूं कि आपकी इस तैयारी में जहां तक हो सके मैं योगदान दूं, सहयोग कर सकूं, इसी उम्मीद के लिए कि आपका यह STT क्रैक हो सके और अच्छे शिक्षक के रूप में आप अपने करियर को बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखें, जिससे कि इसमें बताई जाने वाली सभी बातें आपके लिए उपयोगी साबित होगी। और यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें कि आपको मैं प्रैक्टिस सेट के तौर पर कुछ इसके अभ्यास के लिए प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। और इसी उम्मीद के साथ कि आगे हमारे साथ आप बने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं कि टेक्स्ट बुक अर्थात जिसे हम पाठ्य पुस्तक कहते हैं, पाठ्य पुस्तक क्या है। तो आधुनिक पाठ्य पुस्तक शैक्षिक संपत्ति है जिसका आज की कक्ष में महत्वपूर्ण स्थान होता है। पाठ्य पुस्तक का विभिन्न प्रकार से प्रभावशाली प्रयोग किया जा सकता है, थॉमस M रिस्क साहब का कहना है। अब बात आती है कि पाठ्य पुस्तक होते क्या हैं। तो पाठ्य पुस्तक वैसी पुस्तिका होती है जिससे कि प्राइमरी से लेकर के इंटर तक के आज के वर्तमान जो हमारा परिप्रेक्ष्य है, जिसमें कि एक शिक्षा का पैटर्न, शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, उसमें यह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित होने वाला यह पुस्तक है, जिसमें सभी कक्षा के बच्चों को उस पाठ्य पुस्तक को पढ़ने होते हैं। एवं यह एक ऐसी पुस्तिका होती है जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए विद्वान जनों के द्वारा लिखी जाती है, तथा साथ ही साथ इसमें एक और विशेषता यह होती है कि यह बहुत ही सर्वसुलभ होती है, इसकी कीमत बहुत सस्ती होती है और इसका एक स्तर ऐसा होता है जिसमें कि मध्यम बच्चे, कमज़ोर बच्चे, तेज बच्चे सभी उस कंटेंट को पढ़ करके अपने उस क्लास की कक्षा की जानकारी को बढ़ाते हैं और आगे भी वह उपयोगी सिद्ध होता है। इसीलिए पाठ्य पुस्तक सभी कक्षाओं में निश्चित रूप से चलाए जाते हैं, जो कि NCERT या SCERT के द्वारा प्रिस्क्रिप्ट होती है और वह सभी बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए एक आधार प्रदान करता है कि बच्चे को कैसे पढ़ना है, शिक्षक को कैसे पढ़ाना है। इसीलिए आज हम लोगों को इस तैयारी के सिलसिले में जो पढ़ना है वह है टेक्स्ट बुक अर्थात पाठ्य पुस्तक एवं लाइब्रेरी। दोनों कैसे वर्तमान समय में या पहले भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए यह उपयोगी था, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इसी से जो प्रश्न बनेगा वह आप यहाँ जो कलरफुल पेन से अंडरलाइन किया गया है, कृपया उसे आप ध्यान देंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं कि पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता क्या है एवं महत्व क्या है। तो पाठ्य पुस्तकों
पाठ्य पुस्तकें छात्रों को पाठ दोहराने और गृह कार्य करने में सहायता देती है। पाठ्य पुस्तकें छात्रों को पाठ दोहराने और गृह कार्य करने में सहायता देती है। दूसरा है कि वे छात्रों को अनेक नई और महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित करके एक ही स्थान में उपलब्ध कराती है। वे छात्रों को अनेक नई और महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित करके एक ही स्थान में उपलब्ध कराती है। तीसरा है कि वे छात्रों को थोड़े समय में अधिक बातों की जानकारी प्रदान करती है। थोड़े समय में अधिक जानकारी प्रदान करती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि वह जो पाठ्य पुस्तक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वह बहुत भारी भरकम नहीं होती है। बच्चों के मानसिक स्तर के आधार पर शिक्षा जगत से जुड़े हुए विद्वान महानुभावों को, जो उसके रिसर्च स्कॉलर होते हैं, उनके द्वारा तैयार किया जाता है और बच्चों की मानसिक स्थिति, उनकी उम्र की आयु, उनकी उम्र तथा उनके जो सीखने समझने की क्षमता होती है उसके अनुसार यह टेक्स्ट बुक तैयार किया जाता है। और ऐसा टेक्स्ट बुक तैयार किया जाता है कि उनकी मानसिक स्थिति एवं कक्षा का स्तर को ध्यान में रखते हुए वह छात्र छात्रा उस किताब को, उस पाठ्य पुस्तक को, टेक्स्ट बुक को आसानी से समझ सके। इसलिए कहा गया है वे छात्रों को थोड़े समय में अधिक बातों की जानकारी प्रदान करते हैं। चौथा पॉइंट है कि वे छात्रों को लिखे हुए तथ्यों और विचारों को समझने तथा व्याख्या की शक्ति देते हैं। वे छात्रों को लिखे हुए तथ्यों और विचारों को समझने तथा व्याख्या की शक्ति देते हैं। वह जो टेक्स्ट बुक होता है वह तथ्य पर आधारित होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू कहा कि NCERT या SCERT की जो बुक चलती है वह गवर्नमेंट के द्वारा, जो एक शिक्षा विभाग का कमेटी होती है, उसके द्वारा निर्धारित किए गए जो अनुभवी रिसर्च स्कॉलर होते हैं उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी जाती है, जिसमें तथ्यों को बहुत विशेष करके ध्यान रखा जाता है कि वह गलत सूचना समाज में न जाए, बच्चों के बीच न जाए, और उसकी सही व्याख्या होनी चाहिए जिससे कि बच्चों का भविष्य उससे जुड़ा होता है। और एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक जो है वह एक स्टैंडर्ड बुक होती है। आप सभी पढ़ करके आए हैं, आपको पता होगा कि वैसी बुक को प्रिस्क्राइब करने का क्या उद्देश्य होता है। वे छात्रों में को लिखे हुए तथ्यों और विचारों को समझने तथा व्याख्या की शक्ति देते हैं। पांचवा पॉइंट है कि वे छात्रों को विभिन्न लेखकों के दृष्टिकोण की तुलना करने का अवसर देकर अपना निष्कर्ष निकालने में सहायता देती है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि वे छात्रों को विभिन्न लेखकों के दृष्टिकोण की तुलना करने का अवसर देकर अपना निष्कर्ष निकालने में सहायता देती है। तो टेक्स्ट बुक जब भी लिखी जाती है किसी एक रिसर्च स्कॉलर के द्वारा नहीं लिखी जाती है। उसमें आप देखेंगे कि कई रिसर्च स्कॉलरों का प्रयास रहता है, सहयोग रहता है। बाज़ार में बिकने वाली जो रेफरेंस बुक होती है उसको 1 से 2 लोग लिख लेते हैं, उनका भी आधार टेक्स्ट बुक ही होता है। टेक्स्ट बुक के आधार पर ही जो रेफरेंस बुक लिखी जाती है वही हम लोग बाहर पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं। परंतु जो टेक्स्ट बुक लिखी जाती है उसको लिखने के लिए कई रिसर्च स्कॉलर विभिन्न लेखकों के अपने अपने दृष्टिकोण को रखते हुए सर्वसुलभ भाषा एवं सर्वसुलभ ज्ञान के आधार पर उसको लिखा जाता है, जिससे कि हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि विभिन्न लेखकों का दृष्टिकोण क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट है वे मौन अभ्यास और स्वाध्याय को प्रोत्साहित करके छात्रों में बड़े होकर पढ़ने की आदत डालती है। वे मौन अध्ययन और स्वाध्याय को प्रोत्साहित करके छात्रों में बड़े होकर पढ़ने की आदत डालती है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि मौन अध्ययन से अभिप्राय यह है कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो वह स्थिति में जब समझने लगता है और मन लगने लगता है तो वह मन ही मन उसको अध्ययन करता है। और स्वाध्याय इसलिए कहा जा रहा है कि उसे खुद यह बात समझ में आ जाती है कि यह विषय मेरे लिए रुचिकर है, यह मेरे लिए जानकारीप्रद है, तो वह अपने से ही खोज करके अपना प्रयास करता है और अपने उत्साह को बनाए रखता है, जिससे कि आगे भी वह रुचि बनी रहती है और पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। सातवां पॉइंट है कि वे देश और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिखी जाने के कारण छात्रों को नवीन ज्ञान प्रदान करती है। टेक्स्ट बुक जब भी लिखी जाती है तो एक बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है
कि उसमें एक सीरीज होती है। सीरीज से मेरा अभिप्राय यह है कि कक्षा 1 के बाद कक्षा 2, कक्षा 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, अर्थात कहने से अभिप्राय यह है कि जो भी किताबें नीचे लेवल से लेकर के ऊपर लेवल तक चलती है उसमें उनके जो ज्ञान होते हैं वह पूर्वाभ्यास पर आधारित होते हैं। कक्षा 1 में पढ़ाई जाने वाली जो किताबें होती है, जब कक्षा 2 में जाते हैं तो कक्षा 1 की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो उन्हें क्लास 2 में काम आती है, जिससे उन्हें अपने पिछले क्लास में पढ़े हुए, पिछले कक्षा में पढ़े हुए बातों को याद करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए, उसका जब उनके रुचि को बढ़ाता है तो वहाँ पर यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए यहाँ पर यह बात कही गई है। आगे पॉइंट है कि वे देश और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके लिखी जाने के कारण छात्रों को नवीनतम ज्ञान प्रदान करती है। 8वां पॉइंट है, ये पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी जाने के कारण अध्यापक को अपनी शिक्षण योजना बनाने में सुगमता प्रदान करता है। टेक्स्ट बुक पर आधारित जब पढ़ाई होती है तो वैसी स्थिति में छात्र के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी बड़ा ही उपयोगी कारगर सिद्ध होता है वह पढ़ाई, इसलिए कि वह जब अपना लेसन प्लान बनाते हैं या टीचिंग प्लान बना रहे होते हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें पता रहता है कि किस कक्षा में मैंने क्या पढ़ाया है, और उसी के आधार पर ऊपर के कक्षाओं में बच्चों को ज्ञान देने में और उन्हें अपना टीचिंग प्लान बनाने में आसानी होती है, जिससे कि शिक्षक और छात्र छात्रा दोनों के लिए ही आसान होता है आगे की पढ़ाई। प्राइवेट संस्थानों जो होते हैं वह हर एक साल अपने बुक्स को बदल देते हैं, जिससे कि उन्हें जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते तथा छात्र छात्रा होते हैं उन्हें यह बड़ा कठिनाई होती है, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि पिछले बुक में जो पढ़े थे वह ज्ञान का आगे वाले किताब से जो आने वाली जो नए साल की किताबें होंगी, बुक्स होंगी, उसमें उसका अगर सामंजस्य नहीं होगा तो शिक्षक के लिए भी दिक्कत होती है कि फिर से पिछले क्लास की कुछ बातों को रिकॉल करवानी होगी, और छात्र छात्राओं के लिए भी इसमें दिक्कत होती है। इसलिए कहा गया है कि ये जो पाठ्य पुस्तकें होती है ये पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी जाने के कारण अध्यापक को अपनी शिक्षण योग्यता बनाने में, योजना बनाने में सुगमता प्रदान करती है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 9वां पॉइंट है कि वे शिक्षण के वर्ष भर के कार्य और विशेष विषय सामग्री को निर्धारित करती है। अर्थात जब शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें पता होता है कि इस पाठ्य पुस्तक को उन्होंने पढ़ा हुआ है, निचले क्लास में बच्चों को पढ़ाया हुआ है और आगे क्लास में बच्चों को क्या देना है, और इस आधार पर वह वर्ष भर का अपना प्लानिंग सेट करते हैं और टीचिंग सामग्री को भी, यानी कि TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल को भी वहाँ पर वह तैयार रखते हैं, जिससे कि पढ़ाना उनके लिए और सुलभ हो जाता है। ये सभी मुख्य बातें हैं जो टेक्स्ट बुक से ही हमें प्राप्त होती है। रेफरेंस बुक हमें इस बातों की जानकारी नहीं देता है और ना ही इसमें हमें सहयोग करता है। 10वां पॉइंट है कि वे शिक्षक को अध्ययन में पूर्व पाठ योजना बनाने में सहायक होती है। वे शिक्षक को अध्ययन से पूर्व पाठ योजना बनाने में सहायक होती है। 11वां पॉइंट है वे पाठ्य वस्तु निर्धारित करके छात्रों की परीक्षा लेने का कार्य सरल बनाती है। और 12वां पॉइंट है कि उनकी विषय सामग्री पर तर्क करके छात्र विचार स्वतंत्र के गुण का विकास करते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, उनकी विषय सामग्री पर तर्क कर, विषय सामग्री से अभिप्राय यह है कि यदि आप SST के स्टूडेंट हैं तो उसमें कौन कौन सी विषय होती हैं और कौन कौन सी विषय सामग्री प्रयोग हो जाती है। SST में ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, सिविक्स के लिए। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या इसके अतिरिक्त और भी कुछ कौन कौन से विषय इसमें सहायक होते हैं, किस तरीके से सहायक होते हैं, इस तरीके से बच्चों को स्वतंत्र सीखने का मौका मिलता है। तो इसलिए कहा गया है कि उनकी जो विषय सामग्री पर तर्क करके छात्र विचार स्वतंत्र के गुण का विकास करते हैं। अगला पॉइंट है कि उनमें पाठ से संबंधित इतने विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं कि छात्र उनके उत्तर लिखकर अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। उनके पाठ से संबंधित इतने विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं कि छात्र उनके उत्तर लिखकर अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार है 14वां पॉइंट है कि शिक्षक चाहे कितना ही योग्य और कुशल प्रशिक्षण प्रदान
किए हों क्यों ना हो, किए हुए क्यों ना हो, पर उसके शिक्षण में छात्र को वह प्रेरणा नहीं मिलती जो पाठ्य पुस्तक से, क्योंकि शिक्षक छात्र के समक्ष थोड़ी देर के लिए आकर बोलकर चला जाता है, जबकि पाठ्य पुस्तक छात्र के साथ अस्थायी रूप से रहती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही जा रही है। 14वां पॉइंट, आप इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह जो बात कही जा रही है यह हम सबों ने महसूस किया है और यह बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि शिक्षक तो क्लास में पढ़ा के चले जाते हैं, या फिर आप प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं या कोई भी आपसे सीनियर उसको पढ़ा करके चला जाता है, परंतु यह जो पाठ्य पुस्तक होती है ये जीवन पर्यंत यदि हम उसको संभाल करके रखते हैं तो हमें वह पढ़ाई के क्षेत्र में, जानकारी के क्षेत्र में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। शिक्षक को, टीचर को, अपने सीनियर को हम संभाल के नहीं रख सकते हैं, परंतु अपने पाठ्य पुस्तक को आजीवन हम संभाल करके रख सकते हैं। हमारी यादें, हमारी जानकारी, हमारा अनुभव उससे जुड़ा हुआ होता है। इसलिए यह जो वाक्य 14 नंबर कहा गया पॉइंट, शिक्षक चाहे कितना ही योग्य और कुशल प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए क्यों ना हो, पर उस शिक्षक से छात्र को वह प्रेरणा नहीं मिलती जो पाठ्य पुस्तक से मिलती है, क्योंकि शिक्षक छात्र के समक्ष थोड़ी देर आकर और बोलकर चला जाता है, जबकि पुस्तक छात्र के साथ अस्थायी रूप से बनी रहती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के दोष या हानियाँ क्या क्या हैं। पाठ्य पुस्तक हमारे लिए उपयोगी है, इस पर तो चर्चा हो गई। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक शिक्षा से कैसे हमारे लिए उपयोगी होता है, वह तो हो गया। अब पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हमारे लिए हानिकारक भी है पाठ्य पुस्तक। यह भी हमें जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते हमें पाठ्य पुस्तक अर्थात जो हमारे लाभदायक है और हमारे लिए हानिकारक है, जब तक हम ना समझेंगे तब तक बच्चों को इससे अवगत नहीं कराया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तकें शिक्षा के लचीलापन और व्यापकता का अंत करके उसको कठोर और संकीर्ण बना देती है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षा के लचीलापन और व्यापकता का अंत करके, कहने से अभिप्राय है कि जो पाठ्य पुस्तक में ज्ञान दी जाती है, जैसा कि शुरू में हम लोगों ने अभी चर्चा किया हुआ है, यह जो पाठ्य पुस्तकें होती है वह कक्षा के अनुरूप बड़े विद्वान जनों के द्वारा, रिसर्च स्कॉलरों के द्वारा इसे लिखी जाती है, जिसके वजह से हम सभी उसके लकीर के फ़कीर बने रहते हैं और उसमें लचीलापन नहीं होता है, जिसके वजह से हम उसी के अनुरूप सब दिन बने रहते हैं और उसी की तैयारी करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया कि पाठ्य पुस्तकें शिक्षा के लचीलापन और व्यापकता का अंत करके उसको कठोर और संकीर्ण बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 2 कि व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक बल देती है, अतः वे छात्रों का जीवन से संबंध स्थापित नहीं कर पाती है। व्यवहारिक ज्ञान उसे कहते हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन की जीवनचर्या में हमेशा प्रयोग में लाई जाती है, और सैद्धांतिक बातें, सैद्धांतिक ज्ञान उन्हें कहते हैं जो हम किताबों से पढ़ते हैं, और किताबों से पढ़ी हुई बातों से जीवन हमारा नहीं चलता है। किताबों की पढ़ी हुई बातों और ज्ञानों के साथ साथ हमें व्यवहारिक ज्ञान का भी उपयोग करना होता है, जिससे कि हम अपने इस कार्य को आगे बढ़ा सके। इसलिए कहा गया है कि व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक बल देती है, अतः वे छात्रों के जीवन से संबंधित स्थापित नहीं करती है। तीसरा पॉइंट है कि वे कुछ छात्रों और कुछ शिक्षकों को पूर्णतः निष्क्रिय बना देती है। छात्र उसके अलावा और कोई अन्य पाठ्य पुस्तक का प्रयास नहीं करते हैं। कहने से अभिप्राय यहाँ यह होता है कि जो छात्रा टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, शिक्षकों को पूर्णतः निष्क्रिय बना देता है। वैसी स्थिति में शिक्षक भी क्या करते हैं कि उतनी ही पाठ्य पुस्तक की जो उनकी दुनिया होती है उसी में सिमट के रह जाते हैं, बाहर की ओर वह ध्यान नहीं देते हैं। अतः छात्र उनके अलावा और कोई पुस्तक पढ़ने का प्रयास भी नहीं करता। उसकी कंटेंट जो होती है छोटी होती है, पतली होती है, कम मात्रा में होती है, इसलिए छात्रों को पढ़ने में भी यह बड़ा ही उपयोगी लगता है, बड़ा ही आसान लगता है, और लगता है कि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक तक बार उसको रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप ही चलता है। चौथा है कि उनका अध्ययन छात्रों के द्वारा केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किया जाता है।
उन छात्रों के मस्तिष्क का पर्याप्त और उचित दिशा में विकास नहीं होता है। चौथा पॉइंट है कि उनका अध्ययन छात्रों के द्वारा केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किया जाता है, अर्थात जो टेक्स्ट बुक की पढ़ाई होती है वह केवल उतनी ही दुनिया में सिमट करके रह जाते हैं कि यह जो पढ़ाई है उसमें पर्याप्त ज्ञान है, इसके बाहर वह जाने का प्रयास नहीं करते हैं और उसके जो मस्तिष्क है उतनी ही में सिमट करके रह जाती है, पर्याप्त और उचित दिशा में विकास नहीं होता है। पांचवा पॉइंट यह है कि छात्रों को पढ़ने के लिए प्रायः ऐसी पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की जाती है। पांचवा पॉइंट है कि छात्रों को पढ़ने के लिए प्रायः ऐसी पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की जाती है जो गलत एवं आवश्यक तथ्यों तथा निरर्थक एवं महत्वहीन विवरणों से भरी रहती है। कहने से अभिप्राय यहाँ यह होता है कि जो पाठ्य पुस्तकें होती है उसमें कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो या फिर जो है कि जानकारियाँ भी कभी कभी ऐसी हो जाती है जो कि संभवतः तथ्य पर आधारित नहीं होती है, और वैसी स्थिति में क्या है कि वह जो बच्चे सीख लेते हैं वह जीवन भर उसके लिए उसी प्रकार बना हुआ रहता है, और इस क्रिया के लिए जो है कि पाठ्य पुस्तक ही जिम्मेवार होता है। छठा पॉइंट है कि इनकी विषय सामग्री समरूप होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत रुचियां, विभिन्नताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा शिक्षण पद्धति है वह समावेशी शिक्षा पर आधारित होती है, और पाठ्य पुस्तकें जो हम लोग पढ़ते हैं वह पूर्णतः जो पाठ्य पुस्तक जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें समावेशी शिक्षा का कोई ऐसा ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में बहुत से छात्र छात्रा ऐसे हैं जिनकी मानसिक स्थिति अलग अलग ढंग की होती है। कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं, कुछ मध्यम बच्चे होते हैं, कुछ तीव्र बुद्धि के बच्चे होते हैं, और ऐसे बुद्धि वाले जो छात्र छात्रा होते हैं उनके लिए इस बात को समझ पाना थोड़ा कठिन होता है कि पाठ्य पुस्तक की जो किताबें हैं उनका स्तर थोड़ा अलग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां पॉइंट कहता है कि उन पर अधिक बल दिए जाने के कारण छात्रों में रटने की आदत पड़ जाती है। अर्थात यह हुआ कि जो पाठ्य पुस्तक पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर रटने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि उसकी दुनिया सीमित होती है और उसके बाहर वह जाते नहीं हैं। उनका विचार भी उसी अनुरूप हो जाता है और तर्क शक्तियाँ भी उसी के अनुरूप हो जाती है, अर्थात उसके बाहर वह नहीं जाते हैं। आठवां पॉइंट कहता है कि एक विषय में केवल एक या दो पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करने के कारण छात्र अन्य लेखकों के विचारों से अवगत नहीं हो पाता, फलस्वरूप उनका दृष्टिकोण संकुचित रह जाता है। क्या कहा गया है कि एक विषय में केवल एक या दो पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करने के कारण छात्र अन्य लेखकों के विचारों से अवगत नहीं हो पाता है, फलस्वरूप उनकी दृष्टिकोण संकुचित रह जाती है। अर्थात जो पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने वाले छात्र होते हैं वह उसी दुनिया में सिमट करके रह जाते हैं, जबकि हमारा ज्ञान बढ़ने के लिए अन्य भी पुस्तकों को अध्ययन करना चाहिए जो कि अन्य लेखकों के द्वारा लिखी जाती है। 9वां पॉइंट कहता है कि देश के विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक दल अपने विचारों तथा आदर्शों का प्रचार करने के लिए पाठ्य पुस्तकों का दुरुपयोग करते हैं। यह जो लाइन उद्धृत की गई है पॉइंट 9 में, यह दर्शाता है कि यदि जो वर्तमान सरकार चल रही होती है, जिसके सत्र में वह पाठ्य पुस्तक छपती है, जिनके सेशन में उनके पाठ्य पुस्तकें छपती है, वे सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने जो उनकी मनोभावना होती है उसके अनुसार किताबों को छपने में अपना पूरा प्रयास करते हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट हैं, छात्र छात्रा हैं या अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, उनके द्वारा चलाए जाने वाले धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक दल के विचारों को वह अधिक से अधिक जान सके, फैला सके और दूसरे को बता सके। इसीलिए यह जो NCERT या SCERT की बुक होती है, देश के विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक दल अपने विचारों तथा आदर्शों का प्रचार करने के लिए पाठ्य पुस्तकों का दुरुपयोग करती है। 10वां पॉइंट है कि कुछ छात्र और शिक्षक अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकों को सूचना का प्रमुख और विश्वसनीय स्रोत मानकर नवीन पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग नहीं करते हैं। अतः विभिन्न विषयों से संबंधित उनका ज्ञान अधूरा और दोषपूर्ण रह जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ कि 10वां पॉइंट कि कुछ छात्र और शिक्षक पुरानी पाठ्य पुस्तकों को सूचना का प्रमुख और विश्वसनीय स्रोत मानकर नवीन पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग नहीं करते हैं।
अब यहाँ 10वीं पॉइंट यह कही जा रही है कि हम जैसा कि जानते हैं कि एनसीईआरटी या एससीईआरटी की जो बुक पब्लिश्ड होती है वह प्रत्येक वर्ष अपडेट नहीं कर पाती है, नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या है कि हम पुराने ज्ञान को लेकर के ही ढोते रहते हैं। जबकि प्राइवेट संस्थान या प्राइवेट पब्लिकेशन की जो बुक होती है वह प्रत्येक साल चेंज करता है, नई एडिशन को उसमें ऐड करते जाता है, जिससे क्या है कि हम नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं। परंतु जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वह हर एक साल अपडेट नहीं होती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हम लोग पुरानी बातों को ही सिमटे रहते हैं, पुरानी बातों को ही ढोते रहते हैं, और उसमें जो अपडेट नया सुधार करके जो आता है वह ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, जिस कारण वह ज्ञान अधूरा और दोषपूर्ण रह जाता है। चलिए इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। वह है कि पाठ्य पुस्तकों के गुण विशेषता या चयन का सिद्धांत। इस टॉपिक का अभिप्राय यह है कि हम जो यहाँ देख रहे हैं कि ये पाठ्य पुस्तकों के गुण विशेषता या चयन के सिद्धांत, अर्थात यह हुआ कि हम किस आधार पर पाठ्य पुस्तकों का चयन करें। पाठ्य पुस्तकों को चयन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वह उपयोगी हो हमारे लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए, हमारे समाज के अन्य वर्ग के जो बच्चे जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं। इसलिए हमें पाठ्य पुस्तकों को सेलेक्ट करते समय, चूज करते समय, प्रयोग में लाने समय इस बातों को ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तकों की वह कौन सी गुणवत्ता है जिसके आधार पर हम पाठ्य पुस्तकों का चयन कर सकेंगे। आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है कि जब आप एक शिक्षक बनेंगे तो आप बुक का रेफरेंस निश्चित रूप से अपने बच्चों को देते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें जिससे कि उनका ज्ञान संवर्धन हो, तथा साथ ही साथ आपको पढ़ाने में भी उसके अनुरूप देने में अच्छा लगेगा और आप उसके लिए कारगर और उपयोगी सिद्ध होंगे। तो इसी बात को ध्यान रखना है जो हम लोग आगे चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए एक महान विद्वानों का कहना है कि अच्छी पाठ्य पुस्तक आवश्यक है, पर उसका चयन बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान देते होंगे। जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं प्रत्येक वर्ष जब अपना सेशन स्टार्ट करती है तो वैसी स्थिति में जहाँ से भी उनको बुक मिलती है, जिस भी बुक डिस्ट्रीब्यूटर से वो बुक लेते हैं, उनके पास अपने विभाग से अभिप्राय है कि स्कूल से जुड़े हुए जो उनके सहायक शिक्षक होते हैं उनके साथ बैठ करके बहुत गंभीरतापूर्वक बुक का चयन करते हैं और फिर जा करके उनको अपने विद्यालय में आगे प्रयोग में लाते हैं। तो यही बात यहाँ कही गई है कि अच्छी पाठ्य पुस्तक आवश्यक है, पर उनका चयन बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। उसमें लापरवाही यदि करेंगे तो शिक्षक, छात्र छात्राओं तथा अभिभावकों, या यूँ कहे कि पूरे साल, पूरे सत्र आपकी परेशानी बनी रहती है। इसीलिए पाठ्य पुस्तक जितनी भी अच्छी हो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उसका सिलेक्शन करना, चयन करना, जिससे कि दोनों के लिए उपयोगी होता है। छात्र छात्रा, शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन तीनों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तकों का बुद्धिमानी से चयन तभी किया जा सकता है जब उसके निम्नलिखित गुणों के प्रति ध्यान दिया जाए और इन गुणों के आधार पर उनके चयन के सिद्धांत का निर्माण किया जाए। तो इसका जो पहला सिद्धांत है आप देख रहे हैं वह है कि उपयुक्त विषय सामग्री, अर्थात जिस क्लास की बुक हमें चलाई जानी है वह इस बात का ध्यान होना चाहिए कि बच्चों की मानसिक स्थिति तथा उनके पिछले क्लास में जो पढ़े हुए कंटेंट थे उसके आधार पर आगे की जो विषय वस्तु है वह कितनी उपयोगी है, इस बात का ध्यान रख करके हमें विषय की सामग्री का चयन करना चाहिए। तो उक्त विषय सामग्री, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सुटेबल सब्जेक्ट मैटर। दूसरा है कि भाषा व शब्दावली, लैंग्वेज एंड वोकेबलरी। भाषा और शब्दावली का प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाषा ऐसी हो जो बच्चों के समझ में आए, सरल हो, तथा शब्दावली अर्थात वोकेबलरी भी ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को कुछ नया ज्ञान दे, न कि पुरानी बातों को घिसे पीटे रूप से देते रहे, जिससे कि उनका विकास आगे की ओर बढ़ सके। तो जिस समय हम बुक का सिलेक्शन करते हैं हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा और शब्दावली सरल भी हो तथा नवीन हो, जिससे कि छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों के लिए भी कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। तीसरा पॉइंट है शैली। शैली से अभिप्राय होता है स्टाइल। स्टाइल उसको कहते हैं कि बुक जो लिखी जा रही है किस शैली में लिखी गई है, किस
जो उसका पैटर्न है, लिखने का तरीका है, वह किस शैली के अनुरूप लिखी गई है। अर्थात आज के वर्तमान समय में जो शैली लिखी जा रही है वह कंप्यूटराइज है, उसकी क्वालिटी उन्नत है। यदि पुराने पैटर्न की यदि बुक हम लाते हैं तो उसके अंदर जो लिखने का तरीका होता है, जिन विद्वान रिसर्च स्कॉलरों के द्वारा लिखा गया होता है, उसकी एक अपनी भाषा होती है, उसे हम शैली कहते हैं। तो आज का जो रिसर्च स्कॉलर या बुक राइटर होता है, उसके जो लिखने की अपनी विद्वता है और उसके आधार पर जब वह बुक लिखता है तो उसमें उसकी शैली उच्च क्वालिटी की होती है। तो इसलिए कहा गया है कि उसकी शैली जो हो कि समझ में आए, प्रभावकारी हो और बच्चों के अंदर एक नया ज्ञान का स्रोत करे, तो वैसी शैली जो अच्छी होती है। नेक्स्ट है कि व्यवस्था व नियोजन, अर्थात ऑर्डर एंड द प्लानिंग। व्यवस्था और नियोजन से अभिप्राय यह है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैसे बुक को प्रयोग में लाया जाना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों को, कि हमारे पास जब जैसी आवश्यकता हो, बीच सेशन में हो या शुरुआत में हो। यदि हमारे पास छात्रों की संख्या अधिक है तो वह पूरा बुक का ऑर्डर हमारे अनुरूप वह सप्लाई दे सके, हमारे पास वह उपलब्ध करा सके, तो ऐसे बुक का नियोजन करना चाहिए। बुक अच्छी है परंतु यदि वह आवश्यकता के अनुरूप समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है तो वह क्या है, हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। अतः ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना है कि व्यवस्था ऐसी की जाए जिससे कि हम जब आवश्यकता हो उसका नियोजन और व्यवस्था वह बुक डिस्ट्रीब्यूटर, बुक सेलर आसानी से हमें कर देता है। नेक्स्ट है कि अभ्यास के लिए प्रश्न, अर्थात जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई हो रही होती है, तो उसमें ऐसे बुक होनी चाहिए जिसमें अधिक से अधिक प्रश्न हो, अधिक से अधिक उनको प्रैक्टिस कराया जा सके, तो उससे बच्चों को मानसिक रूप से अभ्यास करने का मौका मिलता है और बच्चों की प्रतिभा निखर के बाहर आती है। तो हमें जो भीतर बुक पढ़ा रहे होते हैं उसके अनुरूप उसके अभ्यास भी, उनके प्रश्न भी देखने चाहिए, जिससे कि उनकी बच्चों के अंदर गुणवत्ता का विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि निर्देशन अर्थात इलस्ट्रेशन उसकी जो व्याख्या है, निर्देश है, सलाह है, वह कितना उपयोगी है, इस बात पर भी ध्यान देना है। उसके बाद अगला पॉइंट होता है छपाई अर्थात प्रिंटिंग यदि सही होगी तो वह पढ़ने में आकर्षक होगी और जो है कि स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को उसकी छपाई अच्छी होगी तो बच्चों के साथ साथ जो उनके शिक्षक होंगे उन्हें भी पढ़ाने में मन लगेगा और पढ़ने में मन लगेगा। अगला पॉइंट है कागज़, पेपर की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, विशेष करके पेपर की क्वालिटी ऐसी हो जो लिखावट आर पार नज़र ना आए और उसकी जो इंक होती है वह फैले नहीं, तथा अपने उस पेज पर जिस पेपर पर छप रही है वह अच्छी क्वालिटी की हो, जिससे कि स्पष्ट दर्शन हो, दिख सके, ऐसे कागज़ का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वह है जिल्द, आकार और साइज। इस चीज़ को आप समझें कि कवर, साइज एंड बाइंडिंग, अर्थात यह हुआ कि जो हम किताबें प्रयोग में ला रहे हैं वह ऐसी किताब हो जिसका कि कवर अच्छा हो और उसके ऊपर जो छपाई होती है वह ऐसी हो कि स्पष्ट हो कि उस किताब के अंदर कौन सी बात दी गई है। आकार से अभिप्राय यह होता है कि सभी किताबों की, पुस्तकों की साइज अगर एक जैसी रहेगी तो हमें कैरी करने में, ढोने में, लाने ले जाने में आसानी होगी। यदि ज़्यादा छोटी बुक है तो उसे ढोने में भी दिक्कत है और यदि ज़्यादा बड़ी बुक है तो उसे भी ढोने में दिक्कत होती है। इसलिए कहा गया है कि जिस समय हम बुक का सिलेक्शन करें, ऐसे बुक का सिलेक्शन हो कि सभी किताबों की साइजें एक जैसी हो और साथ ही साथ सिलाई या बाइंडिंग से अभिप्राय यह होता है कि ऐसा ना कि पढ़ते पढ़ते बीच में ही फट जाए। बच्चों को लगभग 1 साल उसे कैरी करना होता है, ढोना होता है, रख रखाव में उसे बहुत ध्यान रखना होता है। यदि बुक फट जाती है, सिलाई खुल जाती है, तो वैसी स्थिति में बच्चों के लिए खास करके केयर करना, ढोना, वह बच्चों के साथ साथ शिक्षक और अभिभावक दोनों के लिए ही बड़ा कठिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि लाइब्रेरी हमारे लिए कितना उपयोगी है, हमें लाइब्रेरी का प्रयोग कैसे करना चाहिए, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। छात्र जीवन में लाइब्रेरी का क्या महत्व है। यदि छात्र रहे हैं और यदि हम छात्र हैं तो वैसी स्थिति में हम जान रहे हैं कि लाइब्रेरी का हमारे जीवन में, शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन्हें पता है कि लाइब्रेरी का उनके जीवन में कितना महत्व है। लाइब्रेरी का जितना उपयोग हमारे शिक्षा को, ज्ञान को आगे बढ़ाने में सहायक होता है, उतना शायद किसी अन्य
हमारे जीवन के जो भाग हैं उतना उपयोगी नहीं होता है। मैं तो समझता हूँ कि शिक्षक से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है कि स्थान वह लाइब्रेरी का होता है, क्योंकि अभी जैसा कि ऊपर में हम लोगों ने चर्चा किया कि शिक्षक तो ज्ञानवान होते हैं, ज्ञान देते हैं और चले जाएंगे, परंतु जो लाइब्रेरी होती है वह हमेशा हमारे लिए उपलब्ध होती है और हम उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, सीख सकते हैं। इसलिए लाइब्रेरी किसी भी पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ज्ञान के क्षेत्र में। पहला है कि लाइब्रेरी को पुस्तकालय भी हम कहते हैं हिंदी में। ऐसी बहुत सी पुस्तकें होती हैं जो बहुत ही दुर्लभ होती है, और वे सभी पुस्तकें हमारे जहाँ हम लाइब्रेरी से जुड़े होते हैं वहाँ से हमें प्राप्त होता है। सभी पुस्तकें, सभी प्रकार की पुस्तकें हम घर में नहीं रख सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, और ऐसी स्थिति में यदि हम पुस्तकालय से जुड़े होते हैं तो बहुत सी पुस्तकें होती हैं जो बहुत ही दुर्लभ होती है, जो लाइब्रेरी में उपलब्ध हो पाती है, और उससे हम अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। लाइब्रेरी का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि किसी भी विषय की सैकड़ों किताबें वहाँ आसानी से मिल जाती है। आगे पॉइंट है कि आजकल लाइब्रेरी का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है? तो जो शिक्षक या छात्र या शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं और पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि लाइब्रेरी कैसे हमारे लिए उपयोगी है। विशेष तो आप देख ही रहे हैं। डिजिटल क्रांति के बाद ऑनलाइन लाइब्रेरी की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, अर्थात लोगों के पास समय की कमी है, घर से चल कर के लाइब्रेरी तक जाएं उतना उनके लिए कठिन होता है। और लाइब्रेरी, जब डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी है, तो आप अपने मोबाइल को, लैपटॉप को ऑन करते हैं और जो भी बुक चाहिए आसानी से हमारे आसपास में उपलब्ध हो जाता है, और उससे हम ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, जिससे कि कुछ स्तर में हमारा समय भी बचता है। लाइब्रेरी के महत्व, लाइब्रेरी के क्या क्या महत्व है, पर्पस ऑफ द लाइब्रेरी, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यह आपकी परीक्षा के लिए विशेष करके महत्वपूर्ण है कि लाइब्रेरी कैसे हमारे लिए उपयोगी है, कैसे बच्चों के लिए उपयोगी है, और कैसे हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाता है। स्टूडेंट्स को विभिन्न प्रकार की किताबें उपलब्ध कराना होता है, अर्थात पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो केवल टेक्स्ट बुक पर आधारित पढ़ाई यदि करेंगे तो उनकी शिक्षा सीमित हो जाएगी, वह आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा है। तो इसलिए स्टूडेंट को विभिन्न प्रकार की किताबें उपलब्ध कराना होता है। दूसरा है कि मुफ्त या सामान्य सदस्यता शुल्क में किताबें उपलब्ध कराती है, जिससे स्टूडेंट्स का बहुत फ़ायदा होता है। लाइब्रेरी में क्या होती है, मुफ्त में या सामान्य सदस्यता शुल्क में वह किताब उपलब्ध हो जाती है, जिससे कि स्टूडेंट का बहुत फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है आसानी से किताबें उपलब्ध होना, अर्थात बच्चों को वहाँ पर जाने के बाद अपनी रुचि के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर उसे बहुत सारी किताबें मिल जाती हैं, जिससे कि उसे वह आसानी से पढ़ सकता है और वह अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है। चौथा पॉइंट है कि दुर्लभ किताबें को पढ़ने का अवसर मिलता है। पांचवा है कि गरीब छात्र छात्राओं को भी लाभ मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं जो कि महंगी किताबें होती हैं, पुरानी किताबें होती हैं, जिससे कोई भी एक सामान्य सदस्यता शुल्क के साथ जा कर के लाइब्रेरी में पढ़ सकता है, जिससे गरीब जो छात्र छात्रा हैं उनको इसका लाभ मिलता है। छठा पॉइंट है कि अच्छे नोट्स बनाने में यह सहायक होता है। हम जानते हैं कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार की बुक्स होती हैं हमारी चॉइस और आवश्यकता के अनुरूप, तो वैसी स्थिति में आप उससे क्या करेंगे कि अच्छे नोट्स बना सकते हैं। सातवां पॉइंट है कि एक विषय की अनेक किताबें वहाँ मिलती है, एक ही विषय पर, टॉपिक पर अनेक किताबें मिलती हैं, जिससे कि हम आसानी से उस पर अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि एक विषय की अनेक किताबें मिलती है, जो हम घर में रख नहीं पाते हैं, रखना पॉसिबल नहीं है। आठवां पॉइंट है कि पढ़ने के लिए शांत वातावरण होना चाहिए, पढ़ने के लिए शांत वातावरण होना चाहिए, वह वहाँ पर हमें आसानी से उपलब्ध हो पाता है। नवा पॉइंट है कि अच्छी पुस्तकों की प्राप्ति वहाँ पर हो जाती है, विभिन्न लेखकों के द्वारा, विभिन्न विभागों के द्वारा तथा विभिन्न रुचियों के अनुसार वहाँ पर बुक रखी रहती है, जिससे आप अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं और जो वह किताबें होंगी उसका आप उपयोग कर सकते हैं। 10वां पॉइंट है कि लाइब्रेरी मानव इतिहास की रक्षा करता है, अर्थात वहाँ जब हम किताब देखते हैं, वहाँ जो किताबें उपलब्ध होती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इतिहास अर्थात बहुत पुरानी किताबें, बहुमूल्य किताबें धरोहर के रूप में लाइब्रेरी में रखी होती है, जिससे कि हम लोग अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाते हैं।
इसलिए लाइब्रेरी मानव इतिहास की रक्षा करती है। और आखिरी है वह है कि छात्रों को ज्ञान प्राप्ति के रास्ते में आसान बनाती है। छात्रों को ज्ञान प्राप्ति के रास्ते में लाइब्रेरी बहुत ही उपयोगी सहायक होता है। इतना शायद एक शिक्षक भी नहीं हो पाता है जितना कि लाइब्रेरी। तो यूँ कहें कि एक छात्र छात्रा के लिए जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए वह एक दूसरा शिक्षक के रूप में खड़ा रहता है लाइब्रेरी, जो कि अथाह ज्ञान का भंडार होता है। केवल हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो सीखना चाहते हैं, जानना चाह रहे हैं, उसमें हम कितना समय देते हैं, हमारी रुचि क्या है, वह सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है, यह हमें विशेष करके ध्यान देनी होती है। तो चलिए छात्र छात्राओं, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारा यह प्रयास, हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगने से आप इसे लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली जो भी हमारी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपनी STT की तैयारी को जोरदार बनाए रखें, जो आपके भविष्य को आगे निश्चित और सुदृढ़ आधार प्रदान करेगा। फिर अगले वीडियो में आपसे हमारी एक अच्छी मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।